नारद संचार आर्थिक समाचार के दर्शकों को महावीर सिंह का नमस्कार है। जल्दी ही केंद्र सरकार का आम बजट भी पेश होने वाला है। 1 फरवरी को ये बजट आने वाला है 2023-24 वित्त वर्ष के लिए। हमारे साथ इस बजट के बारे में चर्चा में भाग ले रहे हैं श्री KR सुदामन जी। सुदामन जी जो कि लंबे समय तक PTI में इकोनॉमिक एडिटर रहे हैं, फाइनेंशियल क्रॉनिकल में और टिक्कर न्यूज सभी जगह उन्होंने इकोनॉमिक एडिटर के तौर पर काम किया है। तो सुदामन जी आपको नमस्कार है। नमस्कार और सारे दर्शकों को नया साल मुबारक और हैप्पी पोंगल और मकर संक्रांति। हाँ, आज मकर संक्रांति है। आज ये बहुत ही अच्छा दिन है और पूरे देश में अलग अलग नाम से ये त्योहार मनाया जाता है। तो हमारे दर्शकों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो अब आम बजट आएगा 1 फरवरी को, ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। अगले साल तो चुनाव है, 2024 में चुनाव है, तो तब ये वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान पेश करेंगे। लेकिन ये जो बजट पेश होगा ये फुल फ्लैश बजट होगा इस सरकार का। और पिछला जो बजट जो ये अभी वित्त वर्ष चल रहा है ये 39,44,000 करोड़ रुपए का बजट था और इसमें सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा है, उसको 6.4% पर लाने का अनुमान रखा था। तो अब नए बजट की तैयारियां हो गई, बैठकें हो चुकी हैं, लोगों के सुझाव सरकार को मिल चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बजट मोदी सरकार का जो ये आखिरी पूर्ण बजट है दूसरे कार्यकाल का, ये कैसा रहेगा? क्या कहाँ फोकस रह सकता है? आपने जो कहा वो सही है। ये तो आखिरी बजट है इस सरकार का। अगला साल जो बजट पेश करेगा वो इंटरिम बजट होगा। लेकिन बजट पे तो इंटरिम बजट हम कन्वीनियंस के लिए कहते हैं, लेकिन हर एक बजट ही होता है जी। तभी वो ज्यादा मेजर अनाउंसमेंट्स हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्शन के बाद दोबारा बजट पेश किया जाता है। इसीलिए वो इंटरिम बजट मतलब वो ज्यादा वो अनाउंसमेंट मेजर अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। सिर्फ जो सरकारी का कर्जा के लिए एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा जरूरत पड़ेगा उसी को निकालेंगे जी। इस बजट दैट वे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे 2 चीज करना पड़ेगा। एक तो इलेक्शन के पहले ये बजट है, इसे थोड़ा पॉपुलिज्म जरूर होगा इसमें। और दूसरी चीज है अभी कोविड के बाद इकोनॉमी रिकवरी हो रहा है और ग्लोबल रिसेशन भी है साथ साथ, लेकिन इंडिया पे इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी हो रही है। इसलिए उसको थोड़ा मदद देने के लिए, थोड़ा पुश देने के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पुश देने के लिए थोड़ा इंसेंटिव जरूर होना चाहिए इस बजट में। इसे दोनों कंबाइन करना पड़ेगा, थोड़ा पॉपुलिज्म भी होगा और थोड़ा इंडस्ट्री को पुश करने के लिए, और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी थोड़ा ज्यादा करेंगे। लेकिन पिछले साल जैसा उतना ज्यादा नहीं हो। पिछला साल 2.5 लाख करोड़ बढ़ा दिया, मतलब 5 लाख करीब था, 5 लाख करोड़, और उसको लेके 7.5 लाख करोड़ तक ले गए। मतलब क्योंकि वो जरूरी था क्योंकि वो कोविड का ईयर था, इसलिए इकोनॉमी पे मंदी था, इसलिए सरकार ज्यादा इन्वेस्ट करके थोड़ा इकोनॉमी को स्टार्ट करने के लिए किया था। इस साल भी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, मतलब 7.5 लाख से जरूर बढ़ाएंगे। हर एक साल बढ़ता है लेकिन उतना बढ़ा हुआ नहीं होगा। जैसे 2.5 लाख का बढ़ा हुआ है वैसे नहीं होगा, थोड़ा 1 लाख या 1.25 लाख का बढ़ा होगा। और दूसरा खर्चा हो सकता है रेलवेज पे, थोड़ा जोर ज्यादा देंगे इसका क्योंकि रेलवे पे लॉट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहा है। तो इसलिए वो उम्मीद है 1.5 लाख करोड़ का कुछ इन्वेस्टमेंट पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछला साल था, इस साल जरूर 2 लाख या 2 लाख से ऊपर ही होगा। तो उस पर बढ़ावा हो सकता है। तो ये दोनों मोटे तौर पे ये दोनों चीज जरूर होने वाला है। लेकिन एट द सेम टाइम इकोनॉमी पे कंसर्न है, थोड़ा इन्फ्लेशन का अभी भी कंसर्न है क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा अभी थोड़ा कम होना शुरू हो गया, लेकिन तभी भी अभी इन्फ्लेशन स्टिल ऑन अ हायर लेवल देन एक्सपेक्टेड। इसीलिए थोड़ा इन्फ्लेशन पे थोड़ा उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा फिजिकल मेजर जरूरत है। फिजिकल मेजर मेनली क्या हो सकते हैं? फिजिकल डेफिसिट पिछला साल से
घटा के 6.4% आने वाला है आने, लेकिन शायद वो मुश्किल हो सकता है इस साल। लेकिन अगला साल जो फिजिकल डेफिसिट होगा वो थोड़ा कम करने के लिए कोशिश करेंगे। तो अगर टैक्स से रेवेन्यू बढ़ा नहीं पाया था तो कम से कम और चीजों से रेवेन्यू मोबिलाइज करेंगे, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट या और कुछ करके स्पेक्ट्रम करके थोड़ा बड़ा करके थोड़ा रेवेन्यू जो मोबिलाइज करेंगे, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट कम है। इस साल जो ये साल चल रहा है 31 मार्च को जो समाप्त होने जा रहा है, ये साल चालू फाइनेंशियल ईयर, तो सरकार ने जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का अपना टारगेट रखा था 22 लाख करोड़ रुपए का, तो जिस तरह से टैक्स कलेक्शन चल रहा है, जिस तरह से जीएसटी सरकार को अच्छा मिल रहा है, डायरेक्ट टैक्स वगैरह, उसमें अच्छी ग्रोथ जो है इस बार देखी जा रही है इस साल। तो हमें लगता है इस साल तो सरकार के टारगेट मिल जाएंगे, टारगेट उनको हासिल कर लेंगे जो भी उन्होंने अपना बजट एस्टिमेट रखा है, बल्कि उससे भी बेटर हो सकता है। और एक जो बजट पे आम जनता, जो नौकरी पेशा जनता है, जो लोग नौकरी करते हैं कंपनियों में, सरकारी नौकरी दूसरे में, तो उनकी यही एक उम्मीद रहती है कि सरकार क्या जो है टैक्स में हमें जो पर्सनल टैक्स का जो ढांचा है उसमें क्या कुछ छूट दे सकती है। और क्योंकि अभी सरकार ने 2020-21 में एक अल्टरनेटिव टैक्स का जो स्लैब है वो भी पेश किया था, और उससे पहले तो जो 19-20 में जो रखा था वही टैक्स स्लैब है। जैसे 2.5 लाख रुपए सालाना तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख से ऊपर की जो इनकम होती है उस पर 30% का टैक्स स्लैब रखा था। और 20-21 में एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म दिया था कि उसमें अलग अलग स्लैब हैं, जैसे 3 से 5 लाख पे 5%, 5 से 7.5 लाख पे 10%, 7.5 से 10 लाख पे 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 से 15 लाख 25%, और 15 लाख या उससे ऊपर 30%। लेकिन इसमें कहा था कि आपको जो तमाम छूट दी जाती हैं वो छूट इसमें जो है कम कर दी थी। हालांकि कुछ बेसिक छूट तो हैं पीएफ वगैरह की, लेकिन बाकी छूट वगैरह जो कम कर दी थी। और अभी यह है कि 5 लाख की सालाना इनकम पे दोनों में कोई टैक्स नहीं लगता है। 5 लाख तक की सालाना इनकम पे तो टैक्स जो है छूट है एक तरह से, अगर 5 लाख से कम है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार अब अगले साल इलेक्शन में जा रही है, इकोनॉमी भी ठीक ठाक ही चल रही है, घरेलू इकोनॉमी तो ठीक है, बाहर थोड़ी समस्या है, क्या लगता है कुछ सरकार कर सकती है, कोई कदम उठा सकती है? देखिए, ये तो हर एक साल इनकम टैक्स घटाने का डिमांड होता है हर एक साल। जी लेकिन वो डिमांड करने के वैसे हमारा टैक्स रेट तो अभी वैसे काफी कम है, लेकिन तब भी डिमांड है, क्योंकि तो जेन्युइन डिमांड भी है अभी, क्योंकि मिडिल क्लास काफी अफेक्ट हुआ है कोविड के टाइम पे, क्योंकि काफी लोग नौकरी भी नहीं मिला, तनख्वाह घट गया, इसीलिए, और इन्फ्लेशन भी बढ़ा, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम मिडिल क्लास को हुआ है। और वैसे सरकार भी, गवर्नमेंट भी अगला साल इलेक्शन पे जा रहे हैं, इसीलिए they can't keep middle class unhappy this साल, इसे जरूर कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स, इनकम टैक्स कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा इनकम टैक्स जो पे करते हैं। जैसे सरचार्ज सरकार ने लगाया हुआ है, सरचार्ज कम हो सकता है, या एग्जम्पशन, थोड़ा एग्जम्पशन लिमिट थोड़ा बढ़ा देंगे, और थोड़ा रेट पे भी थोड़ा कट सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा मदद कर देंगे। 4% एजुकेशन और हेल्थ सेस लगता है, और सेस घट सकता है, और तो रेट पे भी थोड़ा चेंजेस, माइनर चेंजेस हियर एंड देयर हो सकता है, लेकिन वो मैं नहीं देखता कि कोई बड़ा चेंजेस आएगा, वैसे तो नहीं आने वाला, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ रिलीफ तो जरूर मिलेगा इनकम टैक्स पे सैलरीड क्लास के लिए। स्टैंडर्ड डायरेक्शन शायद उसको बढ़ा सकता है। और देखिए, अभी रियल एस्टेट अभी पिकअप हो रहा है, इसीलिए क्या कर सकता है, रियल एस्टेट के लिए जो छूट मिलता है, जो लोन लेते हैं ना रियल एस्टेट, मतलब घर खरीदने के लिए, उनके लिए अभी 2 लाख तक छूट मिलता है, उसको 2.5 लाख कर देंगे या 3 लाख कर देंगे, ऐसा कुछ इंसेंटिव दे देंगे। पेंशन स्कीम पे काफी डिमांड है अब। आई मीन मेनी स्टेट ओल्ड पेंशन स्कीम जाने के लिए कह रहे हैं,
लेकिन वो जाना मुश्किल होगा। इसलिए न्यू पेंशन स्कीम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा छूट ज्यादा दे देंगे टैक्स पे। और ये भी हो सकता है, देखिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करते हैं और इंडिविजुअल्स 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी वो एनपीएस को अमेंड करके, वो लॉ को अमेंड करके एनपीएस जो इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो भी सेम एज द कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर ऐसा कर सकते हैं। मतलब 14% तक वो छूट दे सकते हैं। तो ये सब हो सकता है, इसे थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। मतलब सरकार एनपीएस के मामले में कुछ और जो है उनको और रियायत दे सकती है कि जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करेंगे उनको भी टैक्स में इंसेंटिवाइज, हाँ, उसका और भी इंसेंटिव दे देंगे क्योंकि एनपीएस पे लोग रहे। जी जी। तो कुल मिलाकर आपको ये लगता है कि जो पर्सनल टैक्स के क्षेत्र में भी सरकार कोई ना कोई कहीं ना कहीं कदम उठा सकती है, कुछ राहत जरूर उठाएंगे, दे सकती है। मतलब सरकार के लेकिन एजेंडा मेजर चेंजेस, रेट्स पे मेजर चेंजेस नहीं करेंगे, एग्जम्पशन भी बढ़ा देंगे, वो सब ऐसे करेंगे, उससे काफी रिलीफ मिल जाएगा लोगों को। स्टैंडर्ड डिडक्शन को थोड़ा बढ़ा देंगे। जी जी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ सब्सिडी। सरकार का जो सब्सिडी बिल है वो काफी हैवी होता जा रहा है। जैसे कि अभी सरकार ने फैसला किया कि दिसंबर 2023 तक जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जिन लोगों के भी राशन लेते हैं उनको राशन फ्री मिलेगा, अभी कोई पैसा नहीं देना आपको। देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो भी इसके दायरे में आते हैं उनको जो है राशन फ्री मिलेगा। तो ये कहा गया कि 2 लाख करोड़ रुपए का बर्डन जो है सरकार के ऊपर पड़ेगा। इसके अलावा फर्टिलाइजर की ऑलरेडी फर्टिलाइजर का बर्डन सरकार के ऊपर है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहां फर्टिलाइजर काफी महंगा है, लेकिन सरकार ने किसानों के लिए दाम नहीं बढ़ाया। वही पुराना दाम पे सरकार जो है खाद, जो रासायनिक खाद है वो दे रही है। और पेट्रोलियम का भी चल ही रहा है। अभी तो खैर पेट्रोलियम के दाम थोड़ा काबू में है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ते हैं तो सरकार क्या कदम उठाएगी? तो सब्सिडी के मोर्चे पर सरकार क्या कर सकती है? देखिए, सब्सिडी ऐसा चीज है, इस पे इन चीजों सब्सिडी घटाना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो जो सिचुएशन के ऊपर है। मतलब अभी जो सिचुएशन 2 साल से जो सिचुएशन था उसपे फूड सब्सिडी घटाने का कोई चांस ही नहीं था, उसपे घटा ही नहीं सकते। और फर्टिलाइजर सब्सिडी ऐसा चीज है, वो तो उसपे क्या होता है, वो तो इंटरनेशनल प्राइस से लिंक्ड है, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस जो 1-2 साल से थोड़ा ज्यादा उस पर था, इसीलिए सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी थोड़ा ज्यादा हो गई। और फ्यूल सब्सिडी आप तो जानते हैं, लेकिन फ्यूल सब्सिडी काफी कम हो गया क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस से हटके हम जब भी मतलब जब भी फ्यूल प्राइसेस बढ़ता तब तो टैक्स, पेट्रोल प्राइस और डीजल प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, इसीलिए उस पे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो इट्स पास डाउन टू द कंज्यूमर। अभी सरकार सब्सिडी से ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं गवर्नमेंट का आजकल, पहले होता था, आजकल उतना प्रॉब्लम नहीं होता। और सेकेंडली इट इज मेट थ्रू टैक्सेस, इसीलिए उसमें ज्यादा ये नहीं होता। सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी और फूड सब्सिडी का प्रॉब्लम है, वो तो और 1 साल कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अभी कोविड से अभी हो रहे हैं, काफी फ्री राशन सब दे रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सब्सिडी रहेगा, इस साल ज्यादा रहेगा। इसके लिए इनकम और रेवेन्यू और कहीं से देखना पड़ेगा, ज्यादा कर दें और कुछ कर दें, लेकिन सब्सिडी घटाने के लिए इस साल तो मौका नहीं। सुदामन जी, जैसा कि आपने कहा कि भाई महंगाई का मामला भी है, रोजगार का मामला है। अभी जो महंगाई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो ताजा आंकड़े आए हैं दिसंबर महीने के, तो 5.72% पर आ गया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई की दर, जो कि सितंबर में 7.41% थी, अक्टूबर में 6.77% थी, नवंबर में 5.88% थी, और अब दिसंबर में 5.72% पर आ गई है। और इसमें बड़ी भूमिका रही है कि जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाद्य मुद्रा, वो इस समय काफी कम हुआ है। तो इससे अब एक तरह से रिजर्व बैंक को भी थोड़ा ये कहा जा रहा है कि उसको ब्याज दरों पर रोक लगा सकता है। जो ब्याज दर बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया था रिजर्व बैंक ने, वो रोक सकता है। अभी फरवरी में अब नई पॉलिसी आने वाली है, जो मॉनेटरी पॉलिसी
की जो समीक्षा होती है। तो महंगाई और रोजगार के मोर्चे पर कैसा रहेगा ये बजट? अब हमारा समय भी आगे होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में आप कहेंगे। देखिए, महंगाई तो सिंपल है, अब तो महंगाई थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अभी भी जी। वो 4% जो आरबीआई का जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है, उससे तो अभी भी ज्यादा है। और 4%। फूड इन्फ्लेशन अभी कम है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन वो सीजनल है। अब तो मेनली बिकॉज वेजिटेबल प्राइसेस सब कम हुआ, अभी तो विंटर पे वेजिटेबल प्राइसेस वैसे ही कम होता है, इसके वजह से फूड इन्फ्लेशन भी थोड़ा कम है। लेकिन आप आई मीन 2-3 क्वार्टर का देखेंगे तो फूड इन्फ्लेशन पे उतना कम नहीं आया जितना कम होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इसलिए इट्स अ गुड न्यूज। लेकिन आरबीआई विल बी वेरी केयरफुल और कैलिब्रेटेड मेजर्स लेंगे जरूर। लेकिन फरवरी पे बढ़ाएंगे कि नहीं, वो तो उस समय क्या परिस्थिति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लगता है अभी तो शायद वो रिपो रेट बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन दे विल बी वॉचफुल, और अगर जरूरत होगा तो उसको बढ़ाने का भी चांस है अगला बार। हाँ, तो इसीलिए अभी तो कैलिब्रेटेड मेजर्स जरूर लेंगे, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन घट रहा है और भी घटना चाहिए। इसीलिए अभी थोड़ा ईसी पॉलिसी होगा तो अभी दोबारा सडनली इट विल गो अप, वो सरकार चाहते नहीं, दैट इज विद रिगार्ड टू इन्फ्लेशन। लेकिन दूसरा चीज और फिस्कल डेफिसिट अगर घटाएगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली और भी घटेगा। इसलिए सरकार उम्मीद है इस बजट पे फिस्कल डेफिसिट को कम करने का कोशिश करेगा। रोजगार का, हाँ, और रोजगार का एक इम्पोर्टेंट चीज इस बार बजट पर आ सकता है, जैसे मेन थिंग एमएसएमई को बढ़ावा देना है। एमएसएमई पे रोजगार बहुत मिलता है, और वो तो थोड़ा एमएसएमई पे काफी ग्रोथ पे मंदी आ गया, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत बंद हो गया, बहुत कारोबार बंद हो गया। अब तो रिवाइव हो रहा है, इसीलिए सरकार कुछ जरूर इंसेंटिव देंगे इस बार एमएसएमई सेक्टर के लिए। और एक उम्मीद है किसान क्रेडिट कार्ड जैसा एमएसएमई के लिए एक क्रेडिट कार्ड सिस्टम आ सकता है। ये तो पार्लियामेंट्री कमेटी रेकमेंड किया था 1 साल पहले, शायद वो लागू हो सकता है इस बजट में। क्योंकि उससे फायदा क्या होगा, डायरेक्टली जो भी, क्योंकि अभी टर्म लोन्स जो पहले वो इनफॉर्मल सेक्टर से, इनफॉर्मल लेंडिंग से मिलता था, वो बंद हो गया डिमोनेटाइजेशन के साथ। अब इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रहा है, इसीलिए कोई फॉर्मल चैनल से लोन मिलना, बैंक से मिलना मुश्किल है। इसे क्रेडिट कार्ड सिस्टम ऐसा शुरू करेंगे तो डायरेक्टली आसानी से लोन मिल जाएगा। शायद किसान क्रेडिट कार्ड तो ऑलरेडी है। किसान क्रेडिट कार्ड पे, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, वो तो किसानों के लिए ना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट जैसा एमएसएमई सेक्टर को शुरू करेंगे। ओके ओके, जी जी, सो दैट उनके लिए लोन लेने के लिए वो हो सकता है। वो सिस्टम पार्लियामेंट्री कमेटी ने वो रेकमेंड किया हुआ था। अच्छा अच्छा, समथिंग लाइक किसान क्रेडिट कार्ड जैसा एमएसएमई सेक्टर के लिए शुरू करेंगे, एमएसएमई के तो लिए, लघु उद्योग के लिए फायदा हो जाए, पैसा मिलना फायदा हो जाए। जी जी जी। तो और लास्ट पिछले बजट में सरकार ने पीएलआई स्कीम भी शुरू की थी, उसमें भी काफी सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट आया, तमाम क्षेत्रों में निवेश बढ़ रहा है, निजी क्षेत्र इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आया, तो रोजगार के अवसर निश्चित ही उसमें बढ़े होंगे। तो आपसे बात करके जो लबोलुआब सामने आया कि ये जो बजट होगा सरकार का, ये रोजगार बढ़ाने वाला होगा, और सरकार जो वित्तीय घाटा है उस पर भी थोड़ा अंकुश रखेगी, महंगाई के मोर्चे पर भी ध्यान रहेगा, और सब्सिडी, खासकर जो खाद्य सब्सिडी है और फर्टिलाइजर सब्सिडी है, उसमें ये जो राहत लोगों को दी जा रही है वो बरकरार रहेगी, वो मिलती रहेगी। इसे सब्सिडी कम करने के लिए गुंजाइश नहीं होगा, कोई गुंजाइश नहीं है। और जो आम नौकरी पेशा है उसको भी कहीं ना कहीं, चाहे वो हाउसिंग लोन के ब्याज दर में और थोड़ी छूट मिल जाए, या जो उनको सरचार्ज है उसमें कमी की जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन पे बढ़ा देंगे, जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाएंगे, मानक कटौती होती है उसको, वो जो अभी 40,000 50,000 के बीच में है, 40,000 है मेरे ख्याल से, उसमें थोड़ी वृद्धि कर सकती है। तो कई मोर्चों पे एक छोटा चीज मैं कहना चाह रहा, आप पीएलआई स्कीम के बारे में कह रहे थे, पूछ रहे थे, जरूर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जरूर कुछ ना कुछ इंसेंटिव इस बार होगा, और भी बढ़ाएंगे, और कोई सेक्टर को दे सके। क्योंकि अब जब स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जब
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को मिला था जब प्री बजट एक्सरसाइज पे, सबका डिमांड यही था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव जरूर होना चाहिए, इसलिए पीएलआई स्कीम को उसको और भी बढ़ावा देंगे। लेकिन एक चीज है, पीएलआई स्कीम का जरूरत क्यों है, पीएलआई स्कीम क्यों इवॉल्व किया, टू एनेबल इंडियन इंडस्ट्री टू कम्पीट विद ग्लोबल कंपटीशन को मीट करने के लिए। सो इसलिए उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया तो पीएलआई स्कीम का जरूरत ही नहीं होगा, इसीलिए उस पर भी थोड़ा ज्यादा जोर देना पड़ेगा, इसलिए वो पब्लिक एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो करना चाहिए, वो तो लॉन्ग रन पे उसको करेक्ट कर सकता है, तब तक पीएलआई स्कीम का जरूरी है जी, इसीलिए पीएलआई सिस्टम को थोड़ा और भी सेक्टर को ज्यादा देंगे जी। तो सुदामन जी, अभी आज 14 जनवरी है और बजट आने में अभी दो हफ्ते से ज्यादा का समय है, तो हम फिर इस बारे में और आगे भी चर्चा कर सकते हैं, बजट आने से पहले भी चर्चा कर सकते हैं, बजट आने के बाद चर्चा होगी, बजट आने से भी पहले कर सकते हैं। और तब तक हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार। नमस्कार।